नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त के बाद मैं प्रतिपक्ष इस चैनल पर हिंदी वीडियो नहीं डालूंगा। 15 अगस्त के बाद प्रतिवाद यही एक हिंदी चैनल मेरा होगा जिस पर सिर्फ हिंदी वीडियो जाएंगे। प्रतिपक्ष पर हिंदी वीडियो डालना मैं बंद कर दूंगा। तो जो सिर्फ हिंदी सुनना चाहते वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करे। ये पहले ही सूचना देकर मैं आज के सब्जेक्ट की तरफ मुड़ता हूं। दोस्तों, आपको याद अगर होगा तो लोकसभा चुनाव में मोदी जी की सरकार या बीजेपी अपना बहुमत खो गई थी और उसके बाद चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करते हुए मैंने साफ साफ बताया था कि निगेटिविटी में भी मैं पॉजिटिविटी ढूंढता हूं, नकारात्मकता में भी मैं सकारात्मकता ढूंढता हूं। और इसलिए जब चुनाव के बाद लोकसभा का आयोजन हो गया, 18वीं लोकसभा शुरू हो गई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार बनी, मंत्री परिषद बनी। उसके बाद जब लोकसभा की बैठक शुरू हो गई, उसमें राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर कांग्रेस ने चुना। तो एक संवैधानिक पद पर राहुल गांधी आरूढ़ हो गए। तो मैंने कहा था कि ये सकारात्मक बीजेपी के लिए है, क्योंकि राहुल गांधी जो बकवास पिछली 15 साल से करते आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी संवैधानिक पद पर आरूढ़ होने की जरूरत नहीं समानी थी। वो जो कुछ मन में आए बकते रहे, बोलते रहे, गैर जिम्मेदाराना बात करते रहे, क्योंकि उनको मालूम था वो कुछ भी बोले, एक आम संसद सदस्य होने के कारण उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन जब आप विरोधी दल के नेता प्रतिपक्ष बनते हो, विरोधी दल के नेता बनते हो और संवैधानिक पद पर आसनस्थ हो जाते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। आपने बहुत सारे अपोजिशन लीडर देखे, जितने जिम्मेदारी से बात करते हैं उतना उनका पद बढ़ता है, उनका कद बढ़ता है। लेकिन राहुल गांधी को ऐसी कोई संयम मालूम ही नहीं है। वो मन में आया वो बात बोल देते हैं, वो संवैधानिक हो, नियमानुसार हो, उसकी कोई उनको जरूरत लगती नहीं। झूठी बात भी सरासर झूठी बात बोल देते हैं। आपको याद होगा कि अभी अभी जो लोकसभा का शुरुआती अधिवेशन हो गया, उसमें उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर को ही शिव का मंदिर बता दिया था, जबकि ये विष्णु का मंदिर है। यानी खुद को जनेयूधारी हिंदू मानने वाले राहुल गांधी को हिंदू धर्म का ज्ञान कितना आधा अधूरा है, इसकी साक्ष्य, उसका सबूत खुद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ही दे दिया। तो इसलिए मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होना ये एक सौगात की जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी गलती करेंगे वो ऑन रिकॉर्ड होगी। कोई एक किसी भी पार्टी का एमपी कुछ भी बोलता है तो वो रिकॉर्ड पर होता है, लेकिन जिम्मेदारी उस पर नहीं होती। जितने जिम्मेदारी एक मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या अपोजिशन लीडर हो या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान बोलता है, उसकी जितनी जिम्मेदारी होती है उतनी जिम्मेदारी एक आम संसद सदस्य की नहीं होती। और इसीलिए राहुल गांधी हमेशा, जब 10 साल उनकी सरकार थी उसमें भी उन्होंने कभी संवैधानिक पद पर आसनस्थ होने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो जिम्मेदारी से भागते थे। वैसे देखिए तो ठीक है, पहले 5 साल जब वो पहली बार चुनकर आए, उस वक्त उनकी यानी कांग्रेस और यूपीए की सरकार आई थी। राहुल गांधी पहली बार
संसद सदस्य बने थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पहली 5 साल के लिए राहुल गांधी संसद सदस्य बने रहे और मैं अनुभव ले रहा हूं ऐसी बात करते थे, मैं सीख रहा हूं राजनीति ऐसी बातें करते थे। लेकिन दूसरे 5 साल में यानी 2009 से लेकर 2014 तक राहुल गांधी जितना हो सके गैर जिम्मेदार बातें करते रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे मेरे बोलने से संवैधानिक प्रॉब्लम नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, एक बार तो उन्होंने कर दिया, आपको याद होगा कि जब उनके ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह न्यूयॉर्क गए थे, यूनो की बैठक में गए थे, तो इन्होंने यहां उनके ही सरकार ने बनाया हुआ आदेश पत्रकार परिषद में फाड़ डाला था और बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, लेकिन फिर भी बवाल खड़ा हुआ था और उसी के कारण उनकी सरकार अगले चुनाव में हार चुकी थी। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी उस वक्त भी प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम मंत्री बनकर एडमिनिस्ट्रेशन का यानी प्रशासन का अनुभव ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी जरूरत नहीं मानी, वो मनमानी करते रहे, लेकिन हमेशा छूटते रहे। क्यों छूटते रहे? क्योंकि वो संवैधानिक पद पर नहीं थे। और बार बार बोला जाता था कि अगर राहुल गांधी अच्छे नेता होना चाहते, बड़े नेता होना चाहते, तो उनको आगे होकर पार्टी के किसी संवैधानिक पद पर जाना चाहिए। पहले 10 साल वो सांसद रहे, अगले 10 साल भी सांसद रहे। 2014 में जब कांग्रेस की बुरी हार हो गई और कांग्रेस सबसे निचली स्तर पर आ गए, सिर्फ 44 सीटें चुनकर 2014 में आ गई, तो कांग्रेस को बड़ा आक्रामक अपोजिशन लीडर पेश करना जरूरी था। तो राहुल गांधी आक्रामक तो थे, लेकिन अपनी पार्टी का संसद में नेता नहीं होना चाहते थे, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता बनाया गया। राहुल गांधी एग्रेसिवली लोकसभा में बोलते रहे, मजाक करते रहे, हास्यास्पद होते रहे, उनको पप्पू माना गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपोजिशन लीडर होने की कोशिश नहीं की। अगर चाहते तो हो सकते थे, भले उनकी सीटें कम थी, लेकिन छोटी मोटी पार्टियों को साथ लेकर 55 का आंकड़ा दिखाकर राहुल गांधी उसी वक्त 2014 में या 2019 में अपोजिशन लीडर बन सकते थे। उनको सिर्फ दिखाना था कि भाई हमारा एक गुट है, लालू प्रसाद की आरजेडी है, समाजवादी पार्टी हो अखिलेश की या शरद पवार की पार्टी हो, उनको साथ लेकर 55 का आंकड़ा दिखाकर राहुल गांधी उस वक्त भी अपोजिशन लीडर बन सकते थे, लेकिन बने नहीं। और ये सवाल बार बार पूछा गया कि राहुल गांधी अपने गुट के भी नेता क्यों नहीं होना चाहते, क्योंकि अगर गुट के नेता बनते हैं तो वो संवैधानिक पद होता है और संवैधानिक पद पर बैठना ये जिम्मेदारी की बात होती है, जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। राहुल गांधी को अपनी बात रखनी है और भाग कर निकल जाना है। आपको याद होगा कि 2 बार कम से कम जब राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया था, उसमें से एक बार स्मृति ईरानी के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला था। स्मृति ईरानी के पास जो मंत्रालय था उसके खिलाफ उन्होंने भाषण दिया था, तो उसका जवाब जब स्मृति ईरानी दे रही थी तो इन्होंने सभा त्याग कर दिया था। तो स्मृति ईरानी बोली थी, हाँ भागो भागो, आपको सिर्फ सवाल खड़े करने हैं, जवाब सुनने की हिम्मत आप में नहीं है। तो राहुल गांधी के लिए आरोप करना ही काम है, जवाब सुनना ये जिम्मेदारी वो मानते नहीं। लेकिन अगर आप अपोजिशन लीडर बन जाते हो तो आपको लगातार पार्लियामेंट के कामकाज का हिस्सा बनना पड़ता है। और इसलिए जब
राहुल गांधी, कांग्रेस की संख्या बढ़ गई, 99 हो गई, यानी अधिकृत तौर पर कांग्रेस को अपोजिशन लीडर का पद मिलने वाला था, संवैधानिक पद मिलने वाला था। तब पिछले जून में राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बन गए, और मैंने उसी वक्त रिएक्शन दी थी कि ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है। बीजेपी का बहुमत गया है, बीजेपी ने बहुमत खोया है, फिर भी अगर राहुल गांधी जैसा लूज टेम्पर का इंसान सामने बैठ जाता है, अपोजिशन लीडर बैठ जाता है, प्रधानमंत्री के सामने वाला लीडर बन जाता है, तो मोदी का यानी प्रधानमंत्री का जो कद है वो बढ़ाने में बड़ा योगदान राहुल गांधी दे सकते हैं। और इसलिए मैंने एक शायद मराठी में वीडियो बनाया था कि जो नकारात्मकता है, चुनाव बीजेपी चुनाव हारी नहीं लेकिन बहुमत हारी है, तो उस नकारात्मकता में राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बने, ये सकारात्मकता है, ऐसे मैंने कहा था। और राहुल गांधी ने जो कुछ 10-15 दिन पार्लियामेंट चला है उसमें सबूत पेश किए कि भाई मैं तो गैर जिम्मेदार रहूंगा। इसलिए जो जो भाषण राहुल गांधी ने किए वो कितने गलत है, तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसका प्रदर्शन प्रदर्शन राहुल गांधी सतत करते रहेंगे और उसका फायदा बीजेपी को जरूर होगा। क्योंकि राहुल गांधी अगर अपोजिशन के लीडर बनते हैं तो अपोजिशन भले 200 से ज्यादा सांसद रहेंगे, लेकिन जब अधिकृत अपोजिशन लीडर खड़ा हो जाता है बोलने के लिए, तो बाकी छोटे मोटे दल के जो सांसद सदस्य हैं उनको बोलने का समय नहीं मिलता, बोलने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि अपोजिशन की तरफ से बोलने का ज्यादा से ज्यादा अधिकार अपोजिशन लीडर को होता है, नेता प्रतिपक्ष को होता है। और जितना समय राहुल गांधी संसद में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, उतना ही अपोजिशन विरोधी दल हास्यास्पद बनाते जाएंगे। ये मैंने 1 महीने पहले ही कह डाला था और राहुल गांधी उसकी साक्ष्य दे रहे हैं, और आहिस्ते आहिस्ते इसकी जानिब उसका एक्सपीरियंस बाकी के दल करने लगे हैं। मुझे याद है, अभी मुद्दा क्या था याद नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो कुछ कहा उस पर शरद पवार ने भी नाराजगी जताई थी। क्योंकि उनको समझ में आता है, शरद पवार तो 50-60 साल से सांसद की राजनीति में है, विधानसभा में थे, लोकसभा में थे, राज्यसभा में है, तो राहुल गांधी कुछ गलत कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस शरद पवार को मिल गया। अब जाके जब राहुल गांधी पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने लगे और अपोजिशन नेता बनकर कर रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी के छोटे मोटे दल जो है वो खुद को इंडी अलायंस कहे या ना कहे, उनको राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। और आहिस्ते आहिस्ते वो बात होते हुए दिखाई दे रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले करके, उन्होंने कल परसों ट्वीट करके राहुल गांधी ने जो उपचुनाव के बारे में बात कही उसके खिलाफ ओपनली मत प्रदर्शन किया है, सोशल मीडिया में स्टेटमेंट किया है कि किस मुंह से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमने यानी इंडी अलायंस ने या कांग्रेस ने बीजेपी को उपचुनाव में हराया। एक बात साफ है, 12-13 कोई सीट का उपचुनाव हो गया, उसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली, 10 या 11 सीटें बीजेपी हार गई, ये सच है। लेकिन क्या उस 11-12 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई है? क्या इंडी अलायंस जीत पाई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बंगाल में जो 4 उपचुनाव हुए उसमें एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती है।
ना कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जीते। चारों सीटों पर उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस जीती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बंगाल में इंडिया अलायंस में है ही नहीं। उल्टा उस चारों उपचुनाव में कांग्रेस के या कांग्रेस की मित्र पार्टी सीपीएम के उम्मीदवार खड़े थे और चारों के चार हार गए। और मेरा ख्याल है उसमें से चार में से 3 जगह पर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है, और तीसरे नंबर पर या तो सीपीएम है या तो कांग्रेस है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, लेकिन उससे भी बुरी तरीके से कांग्रेस और सीपीएम बंगाल में हारी है। यानी बीजेपी कम से कम दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस और सीपीएम से उसकी वोटर की संख्या ज्यादा है। तो हारा कौन? बीजेपी हारी, लेकिन कांग्रेस जीती तो नहीं। चारों की चारों सीटें अगर तृणमूल कांग्रेस जीती है और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ढकेल कर जीती है, तो राहुल गांधी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। और यही झूठ तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर जाहिर तौर पर बता दिया है। तो इसका एक सिग्नल होता है। ये बात अपोजिशन में दल, जो विरोधी दलों की जो अलायंस है, एकजुट है, उसमें एकजुट बची नहीं, ऐसा सूचित करने वाला ये सिग्नल अगर तृणमूल कांग्रेस का एक नेता दे रहा है, तो वो ममता को पूछे बगैर तो करेगा नहीं। अगर बोल रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहा है, जो खुद को लोकसभा में इंडी अलायंस के अपोजिशन लीडर मानते हैं, उनके ही खिलाफ इंडी अलायंस का घटक दल है, उसका एमपी बोल रहा है, तो वो साफ साफ बोल रहा है कि राहुल गांधी हमारा नेता नहीं है। और इंडी अलायंस के तरफ से राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो तृणमूल को पसंद नहीं है, यही बोल रहे हैं। तो एक बात साफ हो गई कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बनने से विरोधी दल में एकजुट नहीं रहेगी, झगड़े होते रहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी हर दिन हर बार ऐसा कोई वक्तव्य करेंगे जिसकी तकलीफ विरोधी दलों को होगी और उनको राहुल गांधी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और राहुल गांधी अब गोदी मीडिया, क्या बोलते हैं, छिंदी मीडिया, कांग्रेस का इकोसिस्टम चलाने वाला जो मीडिया है, वो तो राहुल गांधी का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, महिमा मंडन कर रहा है। लेकिन उनको ही तृणमूल का भी जो वक्तव्य है वो देना पड़ेगा। और ये जितना राहुल गांधी का महिमा मंडन करेंगे, उतने राहुल गांधी एग्रेसिव बनते जाएंगे, और जितने एग्रेसिव बनते जाएंगे उतनी गलतियां ज्यादा करेंगे, और जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे उसके परिणाम अपोजिशन पार्टियों को भी भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस को तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन अपोजिशन पार्टियों को भी भुगतने पड़ेंगे, बिगर बीजेपी पार्टियों को भुगतने पड़ेंगे। तो फायदा तो बीजेपी का है। इसलिए मैंने कहा था कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बने, ये 2024 की चुनाव के निगेटिविटी में पॉजिटिविटी है। नकारात्मकता में सकारात्मकता है। अगर आप, मैं जैसा बीजेपी समर्थक हूं वैसे ही आप बीजेपी के समर्थक हो, तो आपको ये सकारात्मकता ढूंढनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी। तो एक बात साफ है, ममता बनर्जी कांग्रेस को बता रही है कि हम आपका और राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं मानते। बंगाल की राजनीति में कांग्रेस है ही नहीं, और हम ऑल इंडिया राजनीति में भी कांग्रेस की लीडरशिप नहीं मानते। यही इस साकेत गोखले
और तृणमूल के संसद सदस्य का जो वक्तव्य है इसमें आया हुआ सिग्नल है, और ये बीजेपी के लिए सार्थक और उपयुक्त सिग्नल है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।